हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का जो टॉपिक है वो है अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बार समझा देता हूं कि परमानेंट टिश्यू को हम कैसे और किस तरह से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, कक्षा 9 की बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग। और जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं हम लोग अध्याय संख्या 6 यानी कि चैप्टर संख्या हम पढ़ रहे हैं 6, ठीक है ना, जिसका नाम है उत्तक यानी कि पादप उत्तक, ठीक है ना। टिश्यू, प्लांट टिश्यू यानी कि हम लोग उत्तक तो पढ़ रहे हैं लेकिन प्लांट उत्तक पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों की उत्तक पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है अस्थायी उत्तक। मैं आपको बता दूं कि अस्थायी उत्तक क्या होता है। सबसे पहले इसको जानने के लिए एक बार और मैं बता रहा हूं आपको कि पादप उत्तक जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का। पहला विभेजोतक उत्तक जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं और दूसरा अस्थायी उत्तक जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो हमने आपको जो है विभेजोतक उत्तक पढ़ा दिया है यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा दिया है और भाग 2 में मैं पढ़ाया हूं उसको, ठीक है ना। भाग 2 में पढ़ाया हूं, पार्ट 2 में पढ़ाया हूं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं दूसरा प्रकार, किसका? प्लांट उत्तक यानी कि पादप उत्तक का दूसरा प्रकार है अस्थायी उत्तक। चलिए हम आपको बता देते हैं कि अस्थायी उत्तक क्या होता है। बाबू, मैं पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे से और आपको सुसज्जित ढंग से मैं आज बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि अस्थायी उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए बाबू। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक यानी कि इसका जो भाग होता है दूसरा, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू? अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं यानी कि परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू होता है यानी कि बिल्कुल अस्थायी होता है। एक बात और है, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से चर्चा कर लेता हूं कि ये क्या होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आप केयरफुली रहिएगा, ध्यान दीजिए। जब भी ये उत्तक अपनी विभाजन की क्षमता खो देता है उस समय से इसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक कहते हैं यानी कि ये बिल्कुल अस्थायी हो जाता है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं रह जाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बता दें कि जब भी ये कोई विशिष्ट कार्य करने वाला होता है उस समय या करने जा रहा होता है या करने वाला होता है उस समय ये क्या करता है कि अपना जो है आकार और आकृति एक निश्चित और अस्थायी रूप से बना लेता है और ये एक विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। इसका कैरेक्टर के बारे में ये जानेंगे कि बाबू ये अस्थायी उत्तक कभी भी सजीव कोशिका या मृत कोशिका की बनी होती हैं, इतना ध्यान में रखना है। अगर ये सजीव कोशिका की बनी होती हैं तो इसकी भित्तियां क्या होती हैं कि पतली होती हैं। अगर ये मृत कोशिका की बनी होती है तो इसकी भित्तियां क्या होती हैं? मोटी होती है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए यहां पर हम आपको ये चीजें समझा देते हैं। देखिए बाबू, अगर इसकी कोशिका जो है, अगर इसकी कोशिका सजीव है तो इसकी भित्ति क्या होगी? बिल्कुल पतली होगी यानी कि बिल्कुल इसकी जो दीवार होगा, जो सेल वॉल होगा, वो बिल्कुल जो है क्या होगा? पतली होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज अगर इसकी कोशिकाएं मृत हैं तो इसकी भित्तियां क्या होंगी बाबू? बिल्कुल मोटी होंगी, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूं कि इसकी भित्तियां मोटी तो होंगी, पतली भी होंगी, लेकिन इसकी भित्तियां क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। बाबू मैं आपको बता दूं कि इनकी कोशिका द्रव्य में एक बड़ी सी राजधानी पाई जाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कभी भी जब हम प्लांट सेल का स्टडी करते हैं तो उसमें यह भी बात बताई जाती है कि प्लांट कोशिका में एक बड़ी सी रसधानी पाई जाती है या वैक्यूल्स पाई जाती है जो पादप कोशिका के 90% भाग घेरती हैं। तो सेम इसी तरह से मैं आपको बता देता हूं कि जो अस्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है उनके कोशिका द्रव्य में एक बड़ी सी क्या पाई जाती है? एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है, रसधानी उपलब्ध होती है। थोड़ा सा और ध्यान देंगे बाबू
कि जब भी अस्थायी उत्तक जब बनती है, जिस कोशिका से बनी होती हैं उन कोशिकाओं का लक्षण तो मैं अभी बताया, लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अस्थायी उत्तक जो होते हैं उनके जो कोशिकाएं होते हैं उनके कोशिका के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा। अब अंतराकोशिकीय स्थान क्या होता है, चलिए हम आपको यहां पर समझा देते हैं। देखिए, ये जो है अस्थायी उत्तक है, ये अस्थायी उत्तक है, इसके बीच बीच में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तक का निर्माण कैसे होता है, तो आपको मैं बता दूं कि उत्तक का निर्माण कभी भी कोशिकाओं के समूहों को मिलने से बनता है। यानी कि बहुत सारे कोशिका होते हैं और एक समूह में जब रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तक कह देते हैं। यानी कि द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं बाबू, उत्तक कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अस्थायी उत्तक होता है, मैंने यहां पर एक टिश्यू की संरचना बनाया है। देखिए आप, मैंने यहां पर एक टिश्यू की संरचना बनाया जिसका नाम है अस्थायी उत्तक। और अस्थायी उत्तक में जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं एक दूसरे से काफी दूर रहती हैं और दूर रहने के कारण इसमें कुछ खाली स्थान पड़ जाते हैं। देखिए यहां पर खाली स्थान पड़ जाते हैं और इस खाली स्थान को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं बाबू, इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं, यानी कि अंतराकोशिकीय स्थान के नाम से इसे जाना जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी इसमें जो स्पेस होते हैं जिसमें उपस्थित होते हैं, जिस उत्तक में उपस्थित होते हैं, उनकी कोशिकाएं कभी भी जीवित होती हैं। अगर इसकी कोशिकाएं मृत हैं तो मृत में जो है अनुपस्थित होता है, खाली स्थान नहीं पाया जाता है। मैं आपको फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अस्थायी उत्तक जो है, अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं अगर जीवित है तो जीवित कोशिका काफी दूर दूर रहती हैं जिसमें अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। अगर इसकी कोशिकाएं मृत है तो इसमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा, न के बराबर होता है। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए या पूछ दिया जाए या कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछता है कि अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिका में, अस्थायी उत्तक के किस प्रकार की कोशिका में अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, या फिर पूछ दिया जा सकता है कि आप बताइए कि पादप कोशिका के किस उत्तक में अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, तो आप सीधे बताइएगा कि जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू के जो सजीव कोशिका होते हैं उनकी कोशिकाएं काफी दूर दूर होती हैं, इसलिए उसमें अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। जबकि परमानेंट टिश्यू में ही अगर मृत कोशिकाओं से बना हुआ है तो उनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू में अस्थायी उत्तक में अंतराकोशिकीय स्थान मौजूद होते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं इसके प्रकार के बारे में कि बाबू ये कितने प्रकार के होते हैं, अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम इसको जरा मिटा देते हैं और मिटा करके आपको समझा देते हैं और बता देते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनके जो प्राथमिक लक्षण है वो कौन कौन सा होता है। आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए बाबू, अस्थायी उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वो भी किसके आधार पर, तो बाबू समानताओं और असमानताओं के आधार पर। यानी कि ये अस्थायी उत्तक की कोशिकाओं में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं कि अस्थायी उत्तक जो है सजीव कोशिका और मृत कोशिका से बनी होती हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंशिएशन होता है, क्या समानता और अंतर होता है, ये हमको जान लेना है, ठीक है। चलिए यहां पर हम आपको समझा देते हैं कि परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए बाबू, पहला जो होता है बाबू वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल अस्थायी उत्तक, इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू।
और जो दूसरा होता है बाबू, इसको हम कहते हैं जटिल अस्थाई उत्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बाबू यहां पे हमको जो है केवल सरल अस्थाई उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में ही थोड़ा सा जानकारी ले लेनी है। मैं आपको नेक्स्ट डे सरल अस्थाई उत्तक के बारे में बताऊंगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अस्थाई उत्तक। तो अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के होते हैं ये जानना हमको अति आवश्यक हो जाता है, और इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है, तभी हम इसको सुचारू रूप से अध्ययन कर पाएंगे। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना बाबू। मैं आपको बता दूं कि जो सरल अस्थाई उत्तक होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, इसकी कोशिकाएं यानी कि इस उत्तक की कोशिकाएं बिल्कुल एक समान होती हैं। जितनी भी इसके ग्रुप में जितने भी सेल्स होते हैं, इसके समूह में जितनी भी कोशिका होते हैं, वो सारी की सारी समांगी होती है। समांगी का मतलब कि एक समान होते हैं। एक समान का मतलब यानी कि हम आपको समझा दें कि इसकी कोशिकाएं की उत्पत्ति सेम होती है। जहां से एक कोशिका बना होगा वहां से सभी कोशिकाएं उसी कोशिका से निर्मित हुई होंगी, ठीक है ना। अब इसकी संरचना एक जैसे ही होती है, इसकी आकार एक जैसे ही होती हैं, और इसका कार्य एक जैसे ही होती हैं। आप समझ गए होंगे कि सरल अस्थाई उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल समांगी होती हैं। समांगी का मतलब कि होमोजेनस। बाबू मैं आपको बता दूं कि होमोजेनस का मतलब क्या होता है। होमोजेनस का मतलब होता है समांगी, और समांगी का मतलब होता है एक समान। एक समान यानी कि जितनी इस ग्रुप में कोशिकाएं आती हैं, इसकी कोशिकाएं जितनी होती हैं उसकी उत्पत्ति बिल्कुल एक जैसी होती है। एक ही स्थानों से वो बनी होती हैं, एक ही जगहों से वो बनी होती हैं, और इसकी संरचनाएं भी सेम होती हैं, और इसका रासायनिक संगठन भी सेम होता है, और ये एक कार्य के लिए यानी कि सेम कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं। आपको आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जटिल अस्थाई उत्तक क्या होता है। तो इसकी कोशिकाएं जो होती हैं बाबू वो बिल्कुल एक समान नहीं होती हैं, यानी कि डिफरेंस टाइप के सेल्स उपस्थित होते हैं, और जो एक से अधिक प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जितनी कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं, अलग अलग संरचनाओं से बने होते हैं, अलग अलग उनका आकार होता है, और अलग अलग स्थानों से वो बने होते हैं। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और सभी के सभी मिल करके एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। एक इकाई का मतलब कि यूनिट में रह करके और कार्य करते हैं। भले ही इनकी कोशिकाएं एक एक कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती होंगी, लेकिन वो एक यूनिट में जुट होकर के कार्य करती हैं। इतना ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको जटिल अस्थाई उत्तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं, और आपको बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा आज। अस्थाई उत्तक, और अस्थाई उत्तक में हम लोग सरल अस्थाई उत्तक भी जाने थोड़ा सा, और जटिल अस्थाई उत्तक भी जाने, लेकिन इन दोनों के स्टडी मैं आपको बता दूं कि अगले दिन किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और है कि जो भी आपके साथी क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं उनके पास ये लिंक भेजें, ताकि वो भी पढ़ सके और समझ सके। और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और हमारे चैनल को बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।